अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनली हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ईच एंड एवरी पार्ट उसका आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यानी हमने बेसिकली उसने 10 पार्ट दिए हुए हैं और उसको हमने बताना है, हर एक पार्ट को हमने बताना है कि वो रैशनल है कि एक इर्रेशनल नंबर है। पार्ट 1 से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दोबारा बता देता हूँ। जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर देखा था कि अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर होगा तो वो एक रैशनल नंबर होगा, और अगर एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर होगा तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 है हमारा 2.353535। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी ये इन्फिनिटली रिपीट नहीं हो रहा, ये 5 पे जाके इधर एंड हो जाता है। यानी अगर इसके ऊपर बार होती ना तो ये इसका मतलब था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो इसको अब आगे आपने, यानी या तो आप जिस तरह बुक के अंदर उसने हमें करवाया था उस तरह एक लाइन के अंदर थोड़ी सी डिटेल लिख लो, नहीं तो आप डायरेक्टली अगर रैशनल नंबर भी लिख दो तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है। बुक के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 1 जब की थी तो उसके अंदर हमने देखा था, पहले वो अपना नंबर लिखता था, मैं एक मिनट ये लिख लूँ 2.3535। आगे वो बताता था, जैसे पहले नंबर लिखा, इज आ टर्मिनेटिंग decimal number is a terminating decimal number, therefore it sorry therefore it is a rational नंबर। अगर आपने स्टेटमेंट के अंदर बताना है तो आप इस तरह लिख सकते हो, 2.3535 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता तो हम लिखते हैं इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। जिस तरह पार्ट 2 के अंदर आप देखो, पार्ट 2 है हमारा, पहले बुक से इसको देख लो। 0.6 के ऊपर बार है। बार का मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी बताया था। बेसिकली बार को हम कहते हैं विंक्यूलम। अगर वो किसी ने नहीं देखा तो ये लिख लेना। स्पेलिंग होती है उसकी VINCULUM। बारी वैसे ये जनरली हम पढ़ देते हैं इसको, लेकिन बार को असल में जो हम कहते हैं वो कहते हैं VIN विंक्यूलम। ठीक है। इस बार का बेसिकली मतलब ये होता है कि 6 जो है ना वो इस डेसिमल नंबर के अंदर इन्फिनिटली रिपीट होता जाएगा। यानी ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कहीं पे जाके ये एंड नहीं हो रहा होगा, इन्फिनिटली रिपीट होता जाएगा। और दूसरा ये है कि 6 बार बार पैटर्न के तहत रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब ये रैकरिंग भी है। तो ये एक रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाली, यानी ये वाली कंडीशन बनती है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आपने इसको डिटेल के साथ, अगर जिस तरह मैंने आपको पहले लिखा उधर, तो आप इस तरह इसको लिख सकते हो। पहले तो आपने इसको 0.6 को लिख लेना है विंक्यूलम के साथ, बार के साथ, फिर इसको इक्वल करके पहले लिख लेना 0.6666 और आगे कुछ डॉट लगा देना। डॉट बेसिकली इन्फिनिटली मैनी को रिपीट करते हैं। इस तरह लिख के उसके बाद आप लिख लेना इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, CURR। ये जो नंबर है इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर, therefore it is a rational number। रैशनल नंबर। ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है, यानी या तो डायरेक्ट लिख दो रैशनल नंबर, या फिर थोड़ा सा उसको बयान करके लिख दो। जैसे ये नंबर था हमारे पास, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल आपने ज़ाहिर है रजिस्टर पे ज़रा बेहतरीन करके लिखना है। मैं इधर फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग अपनी खूबसूरत राइटिंग के अंदर लिख रहा हूँ। पार्ट 3 जो है हमारा वो है ये 2.23660 और आगे डॉट हमें बता रहे हैं कि ये इन्फिनिट नंबर है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड कहीं पे नहीं हो रहा। दूसरा, इसके अंदर कोई पार्ट भी अगर आप देखो ना तो रिपीट नहीं हो रहा, यानी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है। ये
पूरे नंबर के अंदर अगर डेसिमल के बाद वाले के अंदर आप देखो तो कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग वाली कंडीशन हमने पढ़ी थी, वो होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये नंबर लिख के आगे आप बेशक लिख सकते हो, is a non-terminating and non-recurring decimal number, therefore it is a irrational number, it is an आएगा बेसिकली। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपने जिस तरह लिखना हो। मैं बस इधर इस बार सिर्फ इर्रेशनल नंबर लिख रहा हूँ, IRRATIONAL इर्रेशनल, NUMBER इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, कंप्लीट लिखना हो कंप्लीट लिख लेना, शॉर्ट लिखना हो शॉर्ट लिख लेना। पार्ट 4 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7। स्क्वायर रूट ऑफ 7 को जब एग्जाम्पल की थी तो स्क्वायर रूट वाले के अंदर मैंने आपको बताया था तब भी कि इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो आप लिख सकते हो, यानी उसके अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 तो लिख सकते हो आप। लेकिन रैशनल नंबर की एक और भी ये कंडीशन थी कि आपका जो पी और क्यू होता है वो स्पेसिफिकली भी वो इंटीजर नंबर के अंदर से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन इस केस में अगर आप देखो तो आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, लेट से वो ऊपर आता है ना न्यूमरेटर में, तो वो नॉट बिलोंग टू इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज नहीं होती, तो इस वजह से ये नंबर जो है ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसका तो ऑब्वियसली डिटेल के अंदर आपको ये तो या तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके तो जो वैल्यूज आती हैं वो लिखो, तो फिर आगे उसके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग वाली कंडीशन लिखनी है तो उस तरह लिख सकते हो, नहीं तो आप सिंपली लिख दो इर्रेशनल नंबर, मर्जी है आपकी, इर्रेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है हमारे पास वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। आगे पार्ट 5 जो है इसका, इनको मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाना। सो पार्ट 5 जो है हमारा वो है ई, यानी ऑयलर कांस्टेंट। ऑयलर कांस्टेंट इर्रेशनल की जब हमने एग्जांपल्स की थी तो उसके अंदर भी था ई एंड पाई जो थे, ये दोनों ही थे, यानी 5 और 6 दोनों पार्ट। तो ये दोनों इर्रेशनल नंबर बेसिकली होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, और मैंने आपको बताया भी था कि फॉर द सेक ऑफ यानी एमसीक्यू या एज एन ऑब्जेक्टिव आपने थोड़ी सी वैल्यू इसकी लाजमी याद रखनी है पाई की, यानी 3.1416 मैंने बताई थी, और ई की जो थी 2.718 या 2.72, और इसको राउंड ऑफ किस तरह करना वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर बता दिया था। सो ई और जो पाई है दोनों हमारे जो है वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो दोनों पार्ट इधर हमारे बेसिकली कवर हो जाते हैं। सो जो बोथ हैं आप लिख लेना, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और जो पाई है हमारा वो भी होता है इर्रेशनल नंबर। अब आगे है पार्ट 7। पार्ट 7 के अंदर आप देखो तो आपका स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आप किसी भी तरह और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, या तो कैलकुलेटर से भी करोगे तो एक पॉइंट वाली वैल्यू आपके पास आएगी, उसके अंदर भी आपकी नॉन रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन ही बनेगी। सो इसको भी, यानी आप पाई की वैल्यू तो ऑब्वियसली अब आपको फुल याद नहीं है, ना ही ई की होती है, बस हमने बस उसके जो है राउंड ऑफ तक आफ्टर डेसिमल 2 या 3 डिजिट जो है वो याद रखने होते हैं, क्योंकि अभी आपकी क्लासों में इनका काम नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस में होता है। सो ये तो आप डायरेक्ट इर्रेशनल लिख दोगे, इसको आप अगर सिंप्लीफाई कर लो, यानी इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, अगर आप हम करके देखें 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 की वैल्यू आती है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 8.31625, और आगे ये इन्फिनिटली बढ़ता जाता है, यानी ये कहीं पर भी एंड नहीं होता। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग है, क्योंकि इसके अंदर कोई पैटर्न भी इन्वॉल्व नहीं होता, यानी आप देखो ना तो कोई पैटर्न इधर बन नहीं रहा होता। तो ये नॉन रैकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, क्योंकि जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ 11 की वजह से, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको आप जिस तरह मैंने डिफाइन किया था पहला पार्ट वो भी कर सकते हो, कि आगे इसके लिख लेना इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर। और एक और बात है, जिस तरह ये अब आप देखो ना 5 जो है आपका रैशनल है और ये है इर्रेशनल नंबर, ये हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर वो था ना ब्लॉक के अंदर, उसने हमें बताया हुआ था ये चीज़। ये जब आपका एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सम हो रहा हो तो आपके पास जवाब क्या आता है,
इरेशनल नंबर। ये डिटेल के साथ तब हमने किया था ना, रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू जीरो जब प्रोडक्ट में हो यानी मल्टीप्लाई हो रहा हो इरेशनल नंबर के साथ, तो आपके पास जो फाइनल जवाब आता है वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, बस जब रैशनल नंबर, दोनों रैशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं देता। तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं। तो पार्ट 8 है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, तो इस केस में दोनों स्क्वायर रूट हैं, इसको मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाए तो p जो है आपका वो बेसिकली नॉट बिलोंग टू इंटीजर हो गया, तो ये एक इरेशनल नंबर है। इसको भी आपने कैलकुलेटर से करके तो देख लेना, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग वैल्यू इसकी आएगी। तो आपने सिंपल इसके जवाब में लिख देना है इरेशनल नंबर, डिफाइन करके लिखना हो तो लिख देना इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, so it is an irrational number। ठीक है, अब हमारे पास है 9, वो है 15/4। 15/4 क्लियरली आप देख रहे हो कि ये p ओवर q की फॉर्म में है, यानी ये हमारा एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन जो हमने की थी वो क्या थी कि p ओवर q की फॉर्म में होते हैं, और p और q स्पेसिफिकली दोनों आपके इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहे होते हैं। जिस तरह 15 भी इंटीजर्स में से बिलोंग करता है और 4 भी इंटीजर्स में से बिलोंग करता है, और q जो है यानी 4 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, तो इसको अगर आपने डिफाइन करना हो तो आप इसको इस तरह बेसिकली कर सकते हो कि 15/4 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर 15/4 is a rational number because CAUSC because both 15 and 4 belong to the set of integers। इंटीजर्स लिखना हो इंटीजर लिख लेना, या फिर लिख लेना बिलोंग टू द सेट ऑफ z। ठीक है, इंटीजर्स को बेसिकली हम z से शो करते हैं ना। सो इस तरह उसकी डिटेल लिखनी हो तो आप लिख सकते हो 15/4 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज बोथ द 15 एंड 4 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। या फिर आप सिंपल रैशनल नंबर लिख लो, चॉइस जो है वो हमेशा आपकी है। तो अगर मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो थोड़ी सी डिटेल उसकी बनती है। तो पार्ट एक्स जो है हमारा वो बेसिकली इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता लगेगा कि फाइनल आंसर हमारे पास क्या आता है, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो शायद आपने अलजबरा के अंदर पीछे कोई पिछली क्लासों में फॉर्मूला पढ़ा हो, a² - b² जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है a - b, ठीक है, इंटू a प्लस b। तो बेसिकली इधर हम वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला नहीं भी यूज करना तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी एक दफ़ा पहले आप लिख लो और 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और तो इसको यानी या तो फार्मूला यूज करके डायरेक्टली आप इस तरह लिख दो 2 का स्क्वायर, यानी ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये आपके पास या तो इस तरह लिख लो a का स्क्वायर माइनस b का, यानी b इस केस में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, सो आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2, तो जवाब आपके पास आता है 2। या तो इस तरह कर लो, या फिर इसको अगर फॉर्मूला बाई चांस आपको नहीं याद रहता तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो उसके बाद 2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और माइनस का साइन है इसके साथ ना, तो ये आ जाएगी -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और फिर ये माइनस वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हैं दोनों तो, लेकिन चलो मैं एक स्टेप बढ़ा के ही आपके लिए कर देता हूँ। ये इस तरह हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई के साथ ये चीज़ फिर इक्वल। तो पहला था 4, ये 2 लिख दिया था, उसके बाद में मैंने 4 कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो फिर ये जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास माइनस स्क्वायर रूट की जो पावर होती है ना, ये आगे हम अगले लेक्चर में, मेरा ख्याल अगला ही लेक्चर है उसके अंदर कवर करेंगे, जब बेसिकली आपका सेम रूट होता है ना, सेम बेस के ऊपर सेम रूट हो या डिफरेंट बेस के ऊपर सेम रूट हो, रूट आपका सेम हो ना और दोनों मल्टीपल में हो, यानी प्रोडक्ट के अंदर हो, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप उसको एक रूट के अंदर बेसिकली लिख सकते हो। तो या तो इस तरह कर लो पहले स्टेप बढ़ा के, तो 2 का
एक रूट के अंदर लिख लो, यानी 2 × 2, उसके बाद आपका ये इस तरह हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये जो आपका स्क्वायर रूट होता है वो बेसिकली 1/2 पावर बनती है, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो 4 - 2। फाइनल आंसर आपके पास इसका भी आ गया 2। ये मैंने कुछ बढ़ा के आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया, हालांकि असल सिंप्लीफिकेशन है ना वो अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह करेंगे। वो मेरा ख्याल में अगला ही जो है वही स्क्वायर रूट के ऊपर है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से भी आप लिख सकते थे कि इधर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना तो जवाब आपके पास आया -2, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होने पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है जब अंदर सेम बेस हो। ठीक है, तो 4 - 2 = 2 ये इस तरह आ जाता है। तो फार्मूला यूज करना, फार्मूला यूज कर लेना। अब 2 जो है इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इस 2 के अगर आपके पास, जिस तरह मैंने पहले ही लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि अगर आपके पास एक नंबर है ना, सिंपल नंबर आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, बुक के अंदर है या किसी भी जगह, तो उसका मतलब होता है कि हम उसके नीचे 1 तो मौजूद होता ही है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कोई फ़र्क नहीं डाल रहा होता, 2 × 1 भी 1 ही होता है, और 2 के डिवाइड में भी 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर भी 1 होती है, और अगर कोई साइन उसके साथ मौजूद नहीं है इसके मतलब वो पॉजिटिव का है। और एक और चीज़ जो आगे हम इस्तेमाल करेंगे, तो अगर 2 अकेला पड़ा हुआ है ना तो इसका मतलब ये भी होता है कि उसके साथ डेसिमल मौजूद होता है, लेकिन अगली रकम जो है वो 0 होती है, तो 0 कोई उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं डाल रहा होता, तो इसलिए हम साथ डेसिमल के साथ वो लिखते नहीं। ये जब हम लॉगरिथम वाला चैप्टर करेंगे ना तो उसके अंदर ये चीज़ आएगी, तो वो मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया आपको इसका पहले ही दे दूँ। तो 2/1 इस तरह मैं लिख सकता हूँ, ये P/Q की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो आप चाहे लिखो या चाहे ना लिखो, तो ये एक रैशनल नंबर है। सो 2 इज अ रैशनल लाइन को यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, NUMBER नंबर। ठीक है, और एक और बात, ये रैशनल नंबर है 2। ठीक है, ये आपने बुक के अगर एंड में आंसर्स में देखो ना, जनरली वैसे कोई नहीं ये चीज़ बताता, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोई आंसर वो कवर कर नहीं रहा होता, तो लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो अक्सर जब क्वेश्चन को टैली करते हैं तो वो फिर आंसर्स की तरफ जाते हैं। 1 मिनट में पेज निकाल लूँ ज़रा। ठीक है, अब इधर एक्सरसाइज नंबर 1.1 के मैंने आंसर्स निकाले हुए, ये लास्ट पार्ट है ना, इसका आंसर आपने ठीक कर लेना है। ठीक है, बुक के अंदर इसका आंसर रैशनल कर लेना, RATIONA, एल जो है वो बुक से बाहर चला जाएगा, तो आपने ज़रा ठीक करके लिख लेना। ये गलत है इधर बुक के एंड में ना, लास्ट पार्ट जो पार्ट हमारा एक्स है इसका आंसर जो है बुक के एंड में गलत है, तो इसको आपने ठीक कर लेना। ये बेसिकली इसका हमारे पास जो जवाब आता है वो एक्स का जो जवाब है वो एक रैशनल नंबर बनता है। ठीक है, वो किस तरह बनता है वो मैं आपको ऑलरेडी इधर बता चुका हूँ। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर कौन सी की थी, 2 की थी। 2 मैंने फुल डिटेल के साथ आपको जब करवाई थी तो उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें जो थी वो कवर की थी। इधर 1 मिनट मुझे निकाल लेने दें। हाँ ये रही, तो हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 थी हमने की थी, तो ये अगर किसी ने नई वीडियो देखी तो पहले इसको देख लेना, तो सेम डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इसके अंदर उसका इस्तेमाल होना है, बाकी जो है वो आसान ही है। सो पार्ट 1 से पहले हम शुरू करते हैं। सो पार्ट 1 इधर मैंने लिखा हुआ था, ये रहा। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बेसिकली हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। सो मैं इसको आपको ना डिटेल के साथ ही करवाऊंगा जिस तरह हमने बुक के अंदर किया था, बुक वाली एग्जाम्पल जिस तरह हमने सॉल्व की थी। तो मर्जी है बाकी आपकी, आप जिस तरह इसको शॉर्ट रखना चाहो तो शॉर्ट भी रख सकते हो। तो डिटेल का ये है कि आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा, इसलिए तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, इसको अपने कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व यानी रख के तो इक्वल करना है कि इसकी वैल्यू आखिर आती क्या है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 1.41। आगे इसकी मजीद कुछ वैल्यू होगी, हम एक डिजिट और लिख लेते हैं 1.414। ठीक है, अगली वाली जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप इन्फिनिट तक लाइन लगानी हो तो लाइन लगा लेना। तो आपको बस हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर बेसिकली हमने बताना है, जिस तरह हमने एग्जाम्पल के अंदर जो पॉइंट आया था उसको बेसिकली नंबर लाइन के ऊपर हमने आर के साथ मार्क किया था ना, तो वो वाला पॉइंट सेम वही चीज़ इधर करनी है और इसको बताना है। तो हमें एक तो अंदाज़ा ये हो गया यहाँ से कि हमारी जो ये मार्क होगा ना, ये बेसिकली नंबर लाइन के ऊपर 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे मार्क होगा। ठीक है, यानी 1 और 2
नंबर लाइन क्या होती है, रियल लाइन क्या होती है, ये हम कर चुके हैं। तो 1 और 2 के दरमियान में, क्योंकि 1.4 है ना, तो 1 से बड़ी वैल्यू होगी लेकिन 2 से छोटी होगी, तो इस जगह कहीं ये मार्क होगा, ठीक है। तो अब इसको हम प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ड्रॉ अ लाइन ऑफ मेजरमेंट। लाइन का नाम हम दे लेंगे ए बी। ये अभी सारी मैं आपको जब फिगर के अंदर करते हैं ना, तो ये आपको आसान लगेंगी चीज़ें, इधर शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही है। ड्रॉ अ लाइन ऑफ मेजरमेंट ए बी के ऊपर बार हमने लगाई है। ये इसको पढ़ते किस तरह, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी उसकी मेजरमेंट कितनी वो हम लेंगे 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट, 1 यूनिट क्यों लेंगे वो आपको जैसे जैसे करते जाएंगे समझ आती जाएगी। इसको बेसिकली मैंने इसको ड्रॉ करने के लिए रूलर यानी रूल लाइन एक होती है, तो उसके अंदर बनाया हुआ है। आपके पास ऑब्वियसली नहीं होगा, तो आपने करना क्या है, जो आपका रूलर है ना, यानी जो आपके पास स्केल है, उसके साथ आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है, ठीक है। और उसको इंच वाइज मार्क करना है, यानी एक साइड पे उसके सेंटीमीटर वाले यूनिट्स, सेंटीमीटर वाली साइड होती है, और एक साइड पे आपके इंच वाली साइड होती है। इंच का जो है वो थोड़ा सा फासला क्योंकि बड़ा होता है, तो फिगर बनाने में यानी आपको आसानी होगी और थोड़ी बेहतर तरीके से बन जाएगी। अगर सेंटीमीटर बनाओगे तो वो फिर थोड़ा सा फासला कम होता है, तो वो यानी जिस तरह मार्क करोगे चीज़ें तो वो बीच में आपकी घुसती जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा आपने उसको वास्ट यानी करके बनाना है, इंच वाली साइड से बनाना है। तो हमने 1 यूनिट लेंथ लेनी थी। अब इंच वाले केस में आप क्या करोगे, पहले इसको, ये मैं जो मार्कर है इसकी थोड़ी सी बोल्ड इसको कम कर लेता हूँ, क्योंकि जब इस साइड पे आना पड़ेगा तो बोल्ड कम करना पड़ेगा। इसको मैंने बेसिकली ना जूम किया है, होप आपको समझ आ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो लाइन भी इसी के साथ बना लेते हैं। ये मैंने एक ले ली हमारी नंबर लाइन, इसके ऊपर मैं यूनिट वाइज, आपने इंच वाइज पॉइंट मार्क करने, मैं यूनिट वाइज कर रहा हूँ, ठीक है। यानी आप देखोगे ना स्केल के ऊपर, लेट से ये स्केल आपका है, तो उसके अंदर 1 इंच के ऊपर लिखा होगा 1, फिर 2, या अगर 0 से शुरू होता है तो वो 0 1 2 3 4। तो आपने ये रख के स्केल हॉरिजॉन्टली लाइन बनानी है, और फिर 1 2 0 से ही शुरू होना, बेसिकली 0 के ऊपर आपने ऐसे पॉइंट मार्क कर लेना है अपने रजिस्टर या कॉपी पे, जिस तरह भी बनाओगे। और फिर 1 पे आपने पॉइंट मार्क कर लेना है, 2 पे पॉइंट मार्क कर लेना है, और 3 पे पॉइंट मार्क कर लेना है, क्योंकि ये इंच इंच का डिफरेंस होगा ना, इसी को डिफरेंस को बेसिकली हम कह रहे हैं इधर 1 यूनिट, ठीक है। तो ये 1 यूनिट इस तरह हो गया। हमने सबसे पहले क्या कहा कि हम एक लाइन सेगमेंट बनाने लगे हैं फ्रॉम ए टू बी। मैंने कहा ना ड्रा अ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इधर है, ठीक है। मैंने कहा था ड्रा अ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट इक्वल टू 1 यूनिट। तो हम ए से यानी 1 के ऊपर पॉइंट मैंने इधर मार्क किया, और उसको मैं ए कह लेता हूँ, और एक पॉइंट मैंने इधर एग्जैक्टली 1 यूनिट की मैंने लेंथ ली है, ठीक है। जिस तरह ये अब इधर तो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, ये स्क्वायर बने हुए हैं, तो आपको समझ आ जाएगी ये भी 1 यूनिट बनती थी और ये भी 1 यूनिट बनती है, ठीक है। तो आपने जिस तरह इंच वाइज बनाने ना, तो ऊपर की साइड भी 1 इंच का पॉइंट आपने लगा लेना है, ठीक है। 1 वाला जो था ना वो पॉइंट मैंने ए कह दिया, और 1 की सीध में यानी वर्टिकली आपने स्केल रख के, तो इंच वाइज टोटल 1 इंच जितना बनता है, जितना ये फासला था 1 से लेकर 2 तक का, तो इतनी आपने एक लाइन वर्टिकली लगा के उसको कह देना ड्रा अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, जो आपका एक पॉइंट हम इधर ले लेंगे जिसको हम ओ कहेंगे, और बी को बेसिकली आपने ओ के साथ मैच करना है, ठीक है। तो मैं इधर पहले मैच कर लूँ इसको, ठीक है। तो आपने पहले सबसे पहले क्या किया, इंच वाइज 1 यूनिट आपने एक लाइन बनाई फ्रॉम ए टू बी। ये है मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। इसको रीड किस तरह करते हैं, बुक के एंड में आपके ये चीजें लिखी हुई हैं, तो वहां से पढ़ लेना। ये है इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो ये कितनी बन गई, 0 टू 1, यानी कि ओ टू ए। तो मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ ए इक्वल टू, ये भी आपके पास इक्वल टू क्या होगी, 1 यूनिट, ठीक है। मैं यूनिट साथ नहीं लिख रहा, या नीचे लिख देता हूं। तो ओ ए जो है ना, ओ से लेकर ए तक की ये भी लाइन जो है आपके पास अल्टीमेटली, जब आप ऊपर को बनाओगे तो जब उसके बाद आपने ओ के साथ कनेक्ट करना, फिर ओ टू ए भी आपके पास इक्वल टू, ये
डेफिनेटली जब ये 1 यूनिट है तो ये भी आपके पास 1 यूनिट होगी। अब ये साइड जो है ना इसकी लेंथ कितनी है ये हमें नहीं पता, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि ये कितनी बनती है और क्यों करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा आगे। तो इसकी लेंथ हमें नहीं पता, ये 1 यूनिट है, ये साइड भी 1 यूनिट है। ये आप स्केल से, क्योंकि हमने 1 यूनिट के ये पॉइंट्स बनाए थे ना, तो इससे ही हमें पता लग गया कि 0 to 1 ये भी 1 यूनिट है। ठीक है, तो था ड्रा अ लाइन सेगमेंट, इसको अब दोबारा बोल्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई ए बी, उसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे पास वी हैव, वो बनाने की वजह से हमारे पास आ गई मेजरमेंट ओ ए। जब मैंने पॉइंट ए मार्क किया तो ये वाली लाइन मेरे पास डेफिनेटली खुद ही बन गई थी। ठीक है, तो वी हैव मेजरमेंट ओ ए इक्वल टू, वो कितनी थी 1 यूनिट, वो भी 1 यूनिट थी। नाउ अच्छा, अब जरा आ जाओ फिगर की तरफ। ठीक है, अब इधर अगर आप देखो ना, तो वो जब मैंने बी को ओ के साथ मिलाया तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, और ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एग्जांपल के अंदर हमने किया था, सेम वही तरीका है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास वो होती है जिसके अंदर एक एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, और उसके अलावा अगर 90 का ना हो तो या एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज या फिर और कोई काइंड बनती है, लेकिन जब हमारे पास ट्रायंगल के अंदर एक एंगल हमारे पास आ जाए 90 डिग्री का, तो वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है ना वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एक हो गया 90 डिग्री, तो दूसरे जो हैं वो लेट से ए है, और तीसरा एंगल जो है वो बी है, यानी एक एंगल इधर बनता है एक एंगल इधर बनता है ना, तो ये बाकी के दो जो हैं वो टोटल 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी 90 डिग्री का और हो गया तो ऑब्वियसली लास्ट जीरो होगा, तो वो तो ट्रायंगल ही नहीं रहेगी। सो ये दोनों 90 के इक्वल होते हैं, ये बस एडिशनल चीज़ थी, इसका आपके कोर्स के साथ फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। सो 90 डिग्री, यानी कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यानी एक थ्योरम होता है बेसिकली ना, उसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो एक टेक्निक यानी ज्योमेट्रिक टेक्निक होती है कि तीसरी साइड का बेसिकली एंगल फाइंड करने के लिए ना, ये जो 90 डिग्री के सामने एंगल होता है ना, इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल के साथ इधर बता दूं, उसके बाद मैं वो फिर वहां से रेज कर दूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पहले ना रफ वर्क के अंदर समझा देता हूँ। मेरे पास जब भी एक ट्रायंगल होगी ना, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो मेरे पास लेट से एक साइड है 1, दूसरी साइड है 1, तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए ना मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी बाय पाइथागोरस। एग्जाम्पल जो है वो यानी नाम जो है इसका आपकी एग्जाम्पल के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, हमें वो बेसिकली एक और चीज़ आपको मैंने बतानी थी, वो लास्ट एग्जाम्पल के अंदर भी उसकी डिटेल थोड़ी सी मिस हो गई थी मेरे से। सो 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको आपने जो है इसकी स्पेलिंग है HYPOTENUS। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। और अगर तो आप इस एंगल के लिहाज से इसको डिस्कस करोगे ना, वैसे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, टेक्नोमेट्री के अंदर जब जाएंगे तो उधर थोड़ी सी इसकी डिटेल एक्स्ट्रा है। तो फिलहाल के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास होती है ना, उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, और जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, यानी जो दो लाइनें मिलकर आपका 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ना तीसरी साइड फाइंड करने के लिए, वो बेसिकली हाइपोटेन्यूस के ऊपर, यानी वो हाइपोटेन्यूस वाली जो साइड होती है ना, वो आपकी होती है बाहर, यानी उसको हम इस तरह लिखते हैं HYP, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस, और इसको मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली ना पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस जो है आपकी वो 90 के सामने वाली साइड होती है, और वो हमेशा वही लेफ्ट साइड पे, यानी वो बाहर होती है, बाकी दो का सम होता है बेसिकली हाइपोटेन्यूस ना, क्योंकि यानी ये ट्रायंगल के अंदर ना हाइपोटेन्यूस वाली जो साइड है ना, वो थोड़ी सी इन दोनों साइड से यानी
अगर आप अलग-अलग देखो तो इससे भी बड़ी होती है, इससे भी बड़ी होती है, तो वो टोटल कितनी होती है, वो इन दोनों साइड्स के सम के बराबर होती है। यानी बेस और परपेंडिकुलर का जब हम सम करें ना तो तीसरी साइड हमारे पास आती है। लेकिन अगर कोई केस आपका है, लेट्स से और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आपके पास हाइपोटेन्यूस गिवन है, ठीक है, यानी वो आपको वैल्यू पता है और परपेंडिकुलर की भी पता है, लेकिन बेस की आपने फाइंड करनी तो भी यही फॉर्मूला आप लगाओगे, और बेस की फाइंड करनी तो बेस को इधर रहने दोगे, परपेंडिकुलर को दूसरी साइड ले जाओगे। तो 2 हाइपोटेन्यूस है इस केस में, तो मैं इसको इस तरह पहले आपको लिख के दे देता हूँ, बी में बेस को ले रहा हूँ प्लस परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको बेस की मैंने फाइंड करनी तो 1 में इस साइड ले आऊंगा, तो 2 - 1 इक्वल टू बेस, बेस मेरी आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली होती है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। तो हाइपोटेनियस, अब इस केस में तो चलो हमें फायदा है कि हमने फाइंड ही हाइपोटेनियस करना था, ये चीज करनी है ना फाइंड, तो ये तो ऑलरेडी ये तो फॉर्मूला इस तरह होता है ना कि हाइपोटेनियस आपका लेफ्ट साइड पे अलग होता है, बेस बेसिकली बेस और परपेंडिकुलर का सम जो है वो इक्वल टू हाइपोटेनियस होता है। तो ये सारी चीज मैंने आपको इधर बता दी है। तो अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई यानी ये थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो मैं इन यहाँ से इसको रफर को रेज करने लगा हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम उसने एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमने किया था, तो मैं ये डिटेल थोड़ी सी मैंने मिस कर दी थी, तो बाकी जो चीज़ें बताई थी आपको उसके अंदर डायरेक्टली हमने जो उसने साइडों को नाम दिया हुआ था वो इस्तेमाल किया था ना, तीसरी साइड हमने फाइंड की थी, ठीक है। तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है मेजरमेंट, ठीक है। इधर आ जाते हैं, पहले आपको मैं दिखा दूं थोड़ा सा, ये देखो, अब ये जो साइड है ना ये आपके पास बनती है, ये आपके पास बनती है मेजरमेंट ओ बी, ठीक है। ये ओ बी लाइन है ना, ओ टू बी, तो मेजरमेंट लाइन ओ बी इक्वल टू, ये अभी हमने फाइंड करनी है, तो ये फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आके इधर लिख देंगे। आपने क्या करना है, आपने पहले यानी थोड़ी ऊपर जगह आपने जब लिखना है ना तो जगह छोड़ लेनी है ऊपर, ठीक है। तो उसके नीचे आपने ये डिटेल जो है वो तस्वीर के नीचे लिखते जाना, क्योंकि अगर आप नीचे से तस्वीर बनाओगे तो डिटेल ऊपर लिखोगे तो कोई पता नहीं वो कहाँ डिटेल एंड होती है और कहाँ से वो आपका शुरू होता है सवाल ना। तो किधर गई फाइल है ये, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो हाइपोटेनियस साइड बनती है वो है मेजरमेंट ऑफ ओ बी, हाइपोटेनियस हमेशा लेफ्ट साइड पे बाहर आता है फॉर्मूले के तहत, तो ओ बी होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी अगर एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, सो लेट्स से उसकी साइड्स हैं ए बी सी, तो सी स्क्वायर बेसिकली मैंने सी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला इस तरह होता है, सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इधर करने लगा हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस नाम हमने उसको बेसिकली मेजरमेंट ऑफ ओ बी दिया है, ठीक है। तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ ओ ए होल का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ बी होल का स्क्वायर, ठीक है। सो ओ ए भी 1 यूनिट थी और ओ बी भी 1 यूनिट, सो 1 + 1 हो गया हमारे पास 2, तो मेजरमेंट ऑफ ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2, इसको मैं ज़रा सही करके लिख दूं, तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ओ बी यानी मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो जो थर्ड साइड की वैल्यू है वो है हमारे पास है, जो थर्ड साइड की वैल्यू है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओमिट जा, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने करना क्या था, क्वेश्चन मुझे यकीन है भूल गए होंगे कि उसने हमें कहा गया था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो था ना उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर मार्क करना था, यानी जो नंबर लाइन हमारी होती है ना 0 1 2, तो हमने बताना था 1 2 कि ये इधर कहाँ पर मार्क होता है। तो इतना सारा काम हमने क्यों किया, बेसिकली वो मैंने एग्जाम्पल के अंदर भी आपको बताया था। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, तो इधर हम एक अब आर्क ड्रा करेंगे और आर्क का रेडियस हम ले लेंगे फ्रॉम ओ टू बी, यानी जीरो जीरो नहीं, ओ टू बी बेसिकली इधर बनेगा उसका रेडियस, और रेडियस उसका इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, इधर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही सिर्फ लिख देता हूँ। तो एक आर्क हमने ड्रा करनी, किस तरह ड्रा करनी, जिस तरह हमने
एग्जाम्पल के अंदर ड्रा की थी। बेसिकली आपने अपना कंपास ले लेना है, उसका जो फिक्स पॉइंट होता है ना वो आपने इधर रखना है यानी जीरो के ऊपर, और जो उसका मूवेबल यानी जिसके अंदर पेंसिल होगी वो आपने इधर रखना है। तो आर्क हम किस तरह ड्रा करते हैं, थोड़ा सा बेसिकली आप प्रकार को या कंपास को ऊपर करते हो, फिर उसके बाद उसको नीचे की साइड आपने पॉइंट करके थोड़ा सा इस तरह नंबर लाइन के अंदर से उसको गुजार देना, ठीक है। तो वो नंबर लाइन के ऊपर जिस पॉइंट पे हिट करेगी ना, या जिस पॉइंट से वो गुजरेगी, वो ही बेसिकली पॉइंट हमारा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। क्यों होगा ये चीज मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर भी बताई थी कि लेट से हमारे पास एक सर्कल है ना, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस अगर मैं सेंटर से लूं, पहले मैं आपको थोड़ी सी इधर डिटेल लिखवा दूं, तो फिर वापस इस पे आएंगे ना तो ये एंड हो चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इधर लिख लेना है, असल में वो दूसरी फाइल जो है ना वो जूम की हुई है, तो जूम की वजह से उधर जाके जो पेन है ना उसका साइज फिर ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, ठीक है। नाउ ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, यानी एक आर्क आपने ड्रा करनी है जिसका रेडियस आप ले लेना है मेजरमेंट ऑफ ओ बी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप जब रेडियस लोगे ना, फिर मार्क करने पर हमें नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पता लग जाएगा किधर है, ठीक है। टेकिंग ओ यानी जो हमारा जीरो वाला पॉइंट था एज हमारा ओ एज सेंटर। सो जो हमारा पॉइंट ओ और उसको हम पॉइंट कह लेंगे पी, जो ओ पी पॉइंट हमारा बनेगा ना, मेजरमेंट ऑफ पॉइंट ओ पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, वही हमारा पॉइंट होगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इस चीज़ को जो अभी मैंने इधर लिखी है ना, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर दोबारा इस पर आएंगे तो आपको अफाका हो जाएगा। अब इधर देखो मैंने इधर सर्कल ड्रॉ किया था ना, तो सर्कल बेसिकली अगर मैं बगैर नंबर लाइन के ड्रॉ करूँ ना, सो सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफेरेंस का जो फासला होता है ना, वो आप किसी भी पॉइंट पे लो, चाहे इस पॉइंट पे लो, इस पॉइंट पे लो, या पूरे सर्कल में किसी भी पॉइंट से लो ना, सेंटर से, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली प्रॉपर सर्कल नहीं है, आप उससे कंपास से बनाओगे तो आपका ठीक बनेगा। तो सेंटर से जब भी आप सरकमफेरेंस पर किसी भी जगह पर आप पॉइंट लेते हो ना सेंटर से, तो वो बेसिकली रेडियस कहलाता है ना, ये बेसिक डेफिनेशन है सर्कल की। तो वो सेम ही होता है, रेडियस आपका हर सेंटर से सरकमफेरेंस तक किसी भी पॉइंट पर सेम ही होता है, यानी अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 ही होगा, इधर भी 2 ही होगा, इधर भी 2 ही होगा, ठीक है। और जो आपकी आर्क होती है ना, आर्क बेसिकली सर्कल का ही एक हिस्सा होता है। सर्कल आपका कंप्लीट 360 डिग्री का है, तो ये थोड़ा कम डिग्री इसमें होंगे, यानी जितने की भी आप बना रहे हो, बेसिकली डिग्री का अभी कोई काम नहीं है इधर। सो लेट से ये सर्कल था, ठीक है, और ये आपकी बन गई थी डायग्राम, जो अभी हमने ये चीज़ जो अभी ट्रायंगल बनाई है ना, तो ये आपकी ट्रायंगल बन गई, ठीक है। तो हमने ये चीज़ रेडियस ले ली ओ बी, यानी ये ओ बी हमने रेडियस ले लिया। तो रेडियस ज़ाहिर है जब इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये इधर वाली जो लाइन बन रही है इधर ओ से लेके ये वाला पॉइंट जिसको हमने पी नाम दिया है, तो ओ से पी भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही होगा, जिस तरह अभी मैंने आपको नीचे बताया ना कि सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट लो तो आर्क बेसिकली इस तरह काम करती है। तो हमने ये सारी डायग्राम और पाइथागोरस थ्योरम जो है इसलिए इस्तेमाल किया कि हमें ऊपर वाली साइड मिल जाए, और वो वही साइड मिल गई, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही मिल गया, जिसकी हमने बेसिकली नंबर लाइन के ऊपर बताना था कि वो कहाँ पे पॉइंट होता है। तो इसलिए ये सारा काम हमने किया है। आर्क से हमने बता दिया सिंपल रेडियस उसका ओ बी ले गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इधर कंप्लीट होती है। एंड फिगर जो है ना आपकी वो ये वाली बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरह की है। बुक के एंड में भी आप देखोगे तो यही चीज़ है। सो मर्जी आपकी, आपने डिटेल के साथ करना है तो डिटेल आपकी उधर कवर मैंने करवा दी आपको, और तस्वीर जो आपकी डायग्राम है वो हमारे पास इधर आ गई। डायग्राम ज़रूरी है, डिटेल आप अपनी मर्जी से भी उसके अंदर यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में मैंने आपको जिस तरह बताया था कि ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ओ बी, यानी जो ये वाली लाइन थी ट्राइंगल के अंदर, उसकी हमने आर्क बनाई एक, और उसको ओ यानी ओ को हमने सेंटर कह दिया, वो सेंटर आर्क का भी सेंटर, अगर हम कंप्लीट सर्कल बनाएं उसका भी सेंटर। तो उसका रेडियस जब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, तो आर्क जब घूम के आपकी नंबर लाइन के ऊपर आई तो वहाँ पे भी उसका रेडियस है उतना ही बनना था, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमने उसको नाम पॉइंट जहाँ से वो गुजरी थी उसका नाम हमने पी दे दिया। तो मेजरमेंट ऑफ ओ पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी ओ पी हमें बता रही है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहाँ पे मार्क होगी नंबर लाइन के ऊपर ना। ये फाइनल आंसर है हमारा, इधर आंसर ही लिख दो, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। ये चीज़ हमें बता रही है कि नंबर लाइन पे
स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहाँ से होगा? आपने करना किस तरह, आपने फिगर जो है ना, यानी इसके बाद आपने पहले इधर फिगर बना लेनी है। अब मैंने उधर रूलर के साथ करना था तो वो दूसरी पेज पे बनाई, उसके बाद आपने ये सारी तफसील, मर्जी है तफसील को मिनिमल कर सकते हो, तस्वीर को नहीं, डिटेल को मिनिमल कर सकते हो, लेकिन तस्वीर आपने हर चीज़ कवर करके प्रॉपर बनानी है। तस्वीर चाहो तो स्टेप वाइज भी बना सकते हो। तो चलते हैं अब हम अपने पहले बुक की तरफ चलें, काफ़ी देर हो गई बुक को देखें। अच्छा, ये मैं लाइन इधर से मिटा देता हूँ। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी ऑलमोस्ट उसी की तरह होगा, इसमें थोड़ी सी एडिशन है, और उसके बाद वाले जो पार्ट हैं वो हमारे इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आसान ही है, वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही विदाउट डायग्राम ही वो बन जाएंगे। पार्ट 2 के लिए भी आपने जो अभी हमने पार्ट 1 के अंदर जितना काम किया ना, उतना तो आपने करना ही करना है, यानी वो तो सेम ही करना है। तो हम दोबारा उसको इधर कर लेते हैं, ताकि फिर आप जब दो दो दफ़ा करोगे, यानी प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लिए फिर वो समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, पहले तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करना है। उसकी वैल्यू आती है 1.7320 और अप टू सो ऑन, यानी ये एक इन्फिनिट और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमें पता है कि इरेशनल नंबर है। सो 1.7 से हमें ये पता लग गया कि ये भी इन बिटवीन होगा 1 एंड 2। ठीक है, इसकी वजह से हमें वो जितना काम हमने किया था वो इसमें सेम ही होगा, लेकिन इसमें आगे फिर और थोड़ी सी एडिशन है। तो सबसे पहले हम करेंगे ड्रॉ अ लाइन, और थोड़ा सा सही करके बना लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट, नाम अगेन हम इसको वही देंगे, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट इक्वल टू 1 यूनिट कह लेते हैं। सो आल्सो, या फिर जिस तरह हमने पिछले में किया था, वी हैव ए बी बनाने की वजह से हमें दोबारा मिल जाएगी ओ ए, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए इक्वल टू, वो भी हमें मिलेगी फिर 1 यूनिट। ठीक है, तो हम इसको दोबारा इधर देख लेते हैं। इतना जूम मेरे ख्याल में ठीक है। तो इसका जो पेन है वो थोड़ा सा बोल्ड, उसका मेरे ख्याल में इसका कम करना पड़ेगा। अच्छा, तो इधर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और पॉइंट मैंने लिया 1 के ऊपर, यानी इसको मैं कह देता हूँ 1, इसको 2, इसको हम कह लेते हैं 0। ठीक है, सो 1 से 1 यूनिट मैंने ऊपर, जिस तरह हमने अभी पार्ट 1 के अंदर किया कि जितनी लेंथ ये थी हमारी, ये मैंने आपको कहा ना कि आपने स्केल के साथ बनाना है, तो ये 1 इंच आप बनाओगे। ठीक है, तो 1 इंच ही आपने 1 से वर्टिकल आपने पॉइंट एक लगा लेना, उसको आपने कह देना बी, और उस पॉइंट को आपने 1 के साथ ज्वाइन कर देना। इसको हम दोबारा ए का हमने नाम दिया, तो ए और बी की हमने मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए भी हमने बना ली इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो ये बन गई, और ओ, और यानी 0 वाला जो पॉइंट है इसको हम कह देंगे ओ, ओ ए, फिर हमें बी, बी वाला यानी बनाने की वजह से ओ ए जो है हमें वो फिर डेफिनेटली खुद ही बन जाएगी, वो भी 1 यूनिट ही होगी। यानी इधर हम लिख भी लेते हैं मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट, और ओ भी अब इधर भी आएगी, डेफिनेटली वही सेम आएगी इधर, लेकिन अभी हम इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के साथ। ठीक है, सो इधर कर लेते हैं, एक दफ़ा लिख लेते हैं, ताकि बार बार लिखने की वजह से आपको भी याद रखने में या सॉल्व करने में फिर आसानी होगी। ठीक है, बाय, अभी भी थोड़ा सा बोल्ड काम है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से जिस तरह हमने पहले किया था, मेजरमेंट ऑफ ओ बी हमने फाइंड करनी है ना। ओ बी हमारा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमेशा लेफ्ट साइड पे अलहदा होता है, और हाइपोटेनियस बाकी की दो साइड के इक्वल होता है, उनके सम के इक्वल होता है। तो अगली दो साइड हमारे पास बनेगी मेजरमेंट ऑफ ओ ए, एक जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसका स्क्वायर, यानी बेसिकली बेस, और जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन थी वो थी ए बी। ठीक है, ए बी हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और दोनों थी 1 + 1,
तो टोटल हमारे पास ये भी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्क्वायर रूट लेने के बाद ओ बी, या ब्रैकेट अब इस इधर लगाने के लिए रहने, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी 2 आएगा तो इधर स्क्वायर होगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो मेजरमेंट ऑफ ओ भी इक्वल टू आ जाएगी 2। ये सारी डिटेल हम पार्ट 1 के अंदर कर चुके हैं। क्योंकि ये हिस्सा जो था इतना वो सेम होना था, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ज़रा स्पीड के साथ कर रहा हूँ। तो इधर हम दोबारा बना रहे हैं ना। अच्छा, सो ये चीज़ आ गई। अब इधर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बेसिकली इधर इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आप जब ड्रा करते हो ना आर्क लेकर, यानी दोबारा अगर इसमें भी वही काम आप करते हो, तो ये रेडियस मैंने आपको जिस तरह अभी बताया कि आर्क का रेडियस जितना इधर होगा उतना ही ओ से लेके इस पॉइंट को दोबारा हम कह लेते हैं पी। ओ टू पी जो है वो भी किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 मार्क हुआ है अभी नंबर लाइन के ऊपर, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बारे में बेसिकली बताना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास वैल्यू अभी हमने देखी थी, कितनी आई थी इधर देखो 1.4 आई थी। ठीक है, ये देखो 1.4, और हमने बतानी है स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू, और वो कितनी है, वो है 1.7। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू इधर मार्क हुई है ना, ये हुई है 1.4, 1.4, 1.7 जो है वो इधर समथिंग आएगी, फिर 1.9 और 2 ये। ठीक है, तो इसको मार्क करने के लिए ये सारी चीज़ हमें करनी पड़नी थी पहले। ठीक है, अब अगला स्टेप जो है ना, वो उसके अंदर अब आपका प्रोट्रैक्टर और स्केल मेरे ख्याल में दोबारा यूज़ होगा, तो उसके लिए मैंने इसको रजिस्टर के ऊपर करके ना तस्वीरें उसकी बनाई हुई थी, क्योंकि इधर नहीं तो मुझे कैमरा स्टैंड लगा कर तो वो प्रॉपर तरीके से दोबारा करना पड़ना था। तो खैर मैं इधर से आपको आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो अब आपने करना क्या है, आपने जो आपका प्रोट्रैक्टर का जो ये वाला पॉइंट है ना, ये डायग्राम मैंने वही सेम इधर बनाई थी जो अभी हमने बनाई है ना, वही सेम डायग्राम है, उतनी ये बनी हुई है। अब आगे जो काम हमने करना है वो प्रोट्रैक्टर से करना है, और प्रोट्रैक्टर जो है आपका, उसको आपने जो ये वाला पॉइंट है ना वो आपने इधर बी के ऊपर रखना है, और जो ये वाली लाइन है ना इसकी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ठीक है, इसको एग्जैक्टली आपने इस लाइन के ऊपर रखना है। ठीक है, तो जब आप ये रखोगे ना तो आपके पास इस तरह की ये चीज़ बन जाएगी, यानी आपका मिडल वाला जो पॉइंट था वो आ गया आपका बी के ऊपर, और ये लाइन जो थी एग्जैक्टली हमारी जो हाइपोटेनियस वाली जो ट्राइंगल की लाइन थी उसके ऊपर आ गई। अब इसके बाद आपने इसकी सीध में ना, यानी ये आपके पास तो ऑलरेडी इसके ऊपर आपने इसको प्लेस किया हुआ होगा, तो आपने जो 90 डिग्री है ना इधर एक डॉट लगा लेना है। ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर आपने एक इधर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर डॉट लगा लेना है, एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर रख के, और ये मिडल वाला पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर रख के जब आप डॉट लगाओगे, यानी कुछ इस तरह आप डॉट लगाओगे, ये मैंने इसके अंदर लगाया था लेकिन आपको बता दिया पहले ही। उसके बाद ये डॉट लगाने के बाद आपने ना प्रोट्रैक्टर को उठा लेना है, और इस डॉट को इस बी के साथ स्केल रख के आपने ज्वाइन कर देना है। वो किस तरह, इस तरह आपने ज्वाइन कर देना है, और ज्वाइन करने के बाद एग्जैक्टली 1 यूनिट पे, ये देखो इंच वाली साइड है ना ये, तो ये सारी लाइन भी मैंने नीचे वाली भी स्केल से ही बनाई थी इंच वाली साइड के साथ, तो ये इंच वाली साइड है, तो आपने एग्जैक्टली 1 यूनिट के ऊपर इस तरह उसको मार्क कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हम 1 यूनिट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ये लाइन भी 1 यूनिट की थी, और ये लाइन क्यों 1 यूनिट की थी, क्योंकि हमने 1 से लाइन बनाई थी ना, और इसको 0 को हमने बेसिकली ओरिजिन मान के चलना था। तो ए इधर था और बी इधर था, ये 1 यूनिट की थी। अब आगे इधर हमने प्रोटेक्टर रखा, डी के साथ पॉइंट लगाया, और इस पॉइंट को हमने बी के साथ जोड़ दिया। इधर भी हमें 1 यूनिट की लाइन चाहिए। ठीक है, तो हमने दोबारा इधर एग्जैक्टली स्केल से देखा कहाँ 1 यूनिट बनता है, तो इधर हमने दोबारा लाइन इधर लगा ली। तो जब आप इधर लाइन लगाओगे फिर आपके पास इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये पॉइंट आ गया, ये ऑलरेडी बी के साथ ज्वाइन है, और ये आपका ओरिजिन वाला पॉइंट। अब आपने इस पॉइंट को इसके साथ मिला देना है। ठीक है, तो एक और ट्राइंगल इधर आपकी बन जाएगी कुछ इस तरह। जब आप डी के साथ पॉइंट लगाओगे फिर लाइन बनाओगे, मिडल में 1 यूनिट, जिस तरह ये 1 to 1 हमने 1 यूनिट ली थी ना, इसी तरह बी से ऊपर अगेन पॉइंट पे हमने एक 1 यूनिट की लाइन बनानी है। और लाइन बनानी किस तरह थी, स्ट्रेट, वो हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से, डी की मदद से वो पॉइंट लगा के 90 डिग्री पे वो स्ट्रेट लाइन हमने बना ली। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी का, सी को ज्वाइन कर दिया हमने ओ के साथ। ठीक है, अब जो हमारे पास ओ बी थी वो हम पहले निकाल चुके थे, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी। ठीक है, वो इक्वल टू आई है, ये लिखी हुई है मैंने इधर स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट के, और ये हमने 1 यूनिट की बनाई है, यानी मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट
बी टू सी जो हमारे पास लाइन बनी वो इक्वल टू है 1 यूनिट। यूनिट 1 के साथ आपने लाजमी लिखना है 1 यूनिट ना। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ भी आप लाजमी लिख लेना इस तरह, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आगे लिख देना यूनिट। इसकी फाइनल फिगर से पहले आगे इसकी थोड़ी सी तफसील है, उसको पहले से हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, इधर तक हमने अभी तक किया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। यानी ये चीज़ अभी तक हमने की है कि ड्रा अ लाइन ऑफ मेजरमेंट, हमने लाइन ड्रा की थी, यानी सेम वही काम किया जो हमने पार्ट 1 के अंदर किया था। ठीक है, तो आगे अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं। तो अब हमने किया गया बेसिकली B2C लाइन बनाई। सो आगे आप लिख लेना अगेन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट B2C। हमने एक लाइन बनाई ना, वो कितनी बनाई थी 1 यूनिट, और जो OB थी वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी जो इधर हमने फाइंड की थी। और तीसरी अब बेसिकली हमने फाइंड करनी है ना। सो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से अगेन अब हम हमारे पास ट्राइंगल कौन सी बनी, अब ये ट्राइंगल हमारे पास आ गई। ठीक है, ये और ये इधर थोड़ा सा जो है ना पेन वो लैग कर रहा है, यानी स्लो चल रहा। ठीक है, तो इधर से लेके इधर तक दोबारा ही बना देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल इस बार आई है। अब इसकी जो ये वाली साइड है ना वो फिर से अब अननोन है। अब ये वाली साइड बेसिकली हमने फाइंड करनी है। तो वही हम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोबारा हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास वो जो लाइन सेगमेंट बनती है ना वो बनती है O2C इस बार, यानी ये O2C लाइन सेगमेंट हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस है, 90 के सामने है ना, 90 के बिल्कुल सामने जो अपोजिट साइड पे जो लाइन होती है ना वही हमारा हाइपोटेनियस होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट इक्वल टू होगी बेस, बेस हमारी बन गई ओ बी का स्क्वायर, और आगे जो हमारे पास परपेंडिकुलर था वो था B2C। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ BC लाइन सेगमेंट का स्क्वायर, और OB जो थी वो हमने अभी ऊपर निकाली, वो हमारे पास आया था स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर, और BC जो थी वो हमने 1 यूनिट की बनाई थी तो 1 आ गया। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OC जो थी वो हमारे पास आ गई, OC होल का स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। आई होप आपको नज़र आ रहा हो, 2 + 1 तो ये हो गया 3। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OC हो गया हमारे पास 3। तो दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OC इक्वल टू हमारे पास हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ये हमारे पास आ गई। इसको अब हम उधर लिख देते हैं, मेजरमेंट ऑफ, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये चीज़ अब बेसिकली आ गई। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमने इस पॉइंट के ऊपर मार्क करना था। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर नहीं, इस नंबर लाइन के ऊपर मार्क करना था जो यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो हम अगेन करेंगे जो चीज़ हमने इधर की थी ना, ड्रा एन आर्क, ये आपने उधर लिखा नहीं क्योंकि इस आर्क की हमें बेसिकली ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हमें वैसे ही पता था जब रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो वो आर्क तो रिक्वायर्ड आर्क थी नहीं हमारी। तो हम क्या करेंगे, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, इसको थोड़ा सा मैं इंसानों की तरह लिख देता हूँ, रेडियस। इस बार जो हमने रेडियस लिया वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ लाइन OC बेसिकली, जो कि इक्वल टू आई है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, जो कि हमें उसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर चाहिए। तो हम जब आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो एग्जैक्टली कहाँ से गुजरेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से नंबर लाइन के ऊपर ना जो रिक्वायर्ड है। तो टेकिंग ओ दोबारा हम सेंटर लेंगे। जब भी आपने जीरो को डील करना होता है ना रियल लाइन के ऊपर या किसी भी डायग्राम के अंदर, तो जीरो को बेसिकली हम O के साथ ही शो करते हैं ना, क्योंकि ये ओरिजिन वाला काम भी करता है जो कि
आगे हम पढ़ेंगे। तो टेकन ओ एज अ सेंटर, सेंटर में सी ई एन टी आर ही लिखता हूँ, कई जगह सी ई एन टी ई आर आपने पढ़ा होगा, तो आप खुद चूज कर लेना जो आपको चूज करना हो। सो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, पॉइंट मैं उधर अभी मैंने मार्क नहीं किया था, तो चलो हम डी कह लेते हैं उसको। तो ओ टू डी जो लाइन सेगमेंट होगी वो बेसिकली हमारी रिक्वायर्ड पॉइंट होगा नंबर लाइन के ऊपर, जो हमें आंसर के लिए चाहिए। अब इधर वापस आने की दोबारा जरूरत नहीं है, हमने करना क्या, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ओ सी। ठीक है, ओ सी की हमने आर्क ड्रा करनी है, ये मैं आपको इधर से बताता हूँ ये चीज। ओ टू सी की हमने एक आर्क, ओ टू सी बेसिकली हमने रेडियस लिया है, ठीक है, जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया था उस वहां से हमने एक आर्क ड्रा करनी है। आर्क ड्रा करने का तरीका आपको पता है, अपने कंपास का जो फिक्स पॉइंट है वो आपने इधर रखना है, और जो मूवेबल यानी जिसके अंदर पेंसिल होगी वो आपने इधर रखना है। आर्क आप थोड़ा सा आप उसको पहले ऊपर की साइड मूव करते हो, फिर उसको यानी नीचे की साइड आपने कंप्लीटली उसको मूव कर देना है। तो जब वो नंबर लाइन के अंदर से वो पार करेगी ना आर्क आपकी, तो वो एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 3 से पार करेगी। ठीक है, ये ओडी बनती है, यानी ये टोटल लाइन सेगमेंट जो है आपकी ओ टू डी बनती है, बेसिकली इतनी लेंथ बनती है ओ टू डी स्क्वायर रूट ऑफ 3 की नंबर लाइन के ऊपर, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। आर को हमने रेडियस लिया था स्क्वायर रूट ऑफ 3, जिस तरह इधर हमने लिखा टेक एन रेडियस ऑफ एम मेजरमेंट ऑफ ओ टू सी। ठीक है, टोटल डिटेल इधर हो गई है। इधर हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट होता है। बेसिकली ये फिगर थी जो एंड पे उसने बनाई हुई है, तो आप अब इंशाल्लाह उस फिगर को देख के कंफ्यूज नहीं होगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 के ऊपर। ठीक है, अगले पार्ट जो है ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हम थोड़ा स्पीड से और जल्दी से इनको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। सो पार्ट 3 है हमारा 4 होल इंटू 1/3। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए भी मैंने रूलर लाइन ओपन करके रखी हुई है। इसकी मेरे ख्याल में पहले थोड़ा सा पेन का जो साइज़ है उसको हम कम कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, सो इधर मैं एक पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और क्वेश्चन को भी इधर ही लिख लेते हैं, 4 होल इंटू 1/3। ठीक है, तो 4 होल है, तो इसका मतलब हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो 4, यानी जो बेसिकली हमारा जो हिस्सा है नंबर लाइन में से जो बेसिकली हमने मार्क करना है वो 4 के बाद कहीं होगा। ठीक है, तो 4 तक तो आपने पॉइंट लाजमी लेने हैं। तो 4 तक पॉइंट लेने के लिए अगेन आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है, इंच वाइज आपने पॉइंट्स को मार्क करना है। तो 0 1 2 3 4। ठीक है, इधर और हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, 4 5 6 और अप टू सो ऑन। ठीक है, एंड पर आपने ये लाजमी अप टू सो ऑन छोड़ देना है, और हो सके तो एक आधी नेगेटिव की भी लेके, यानी नेगेटिव 0 और पॉजिटिव वैल्यू ये इस तरह थोड़ा सा बना लेना। और ये इंच वाइज आपने बनाना है, और इंच वाइज अगर आपका ये पेज से एक्सटेंड कर रही हो तो फिर उसको बेसिकली छोटा रख लेना, लेकिन जितनी वैल्यूज चाहिए वो तो, अब जिस तरह 4 इधर डेफिनेटली चाहिए, तो 0 से भी शुरू करोगे तो 4 तक नंबर्स तो आपको मार्क करने पड़ेंगे। ठीक है, तो या फिर इसको आप फिर वो सेंटीमीटर वाली साइड से बना लेना, क्योंकि यानी आपने खुद अपने अंदाजे से बनाना है कि वो यानी जो आपका पेज है ना रजिस्टर का उसको एक्सटेंड ना कर गया। अच्छा, 4 होल था तो 4 आ गया हमारे पास ये, और इस 4 से आगे फ्रैक्शन है, यानी 4 के अंदर एडिशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 4 से आगे, यानी 4 से आगे ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके अंदर कहीं ये मार्क होगा ये पॉइंट ना। तो इसको करने का तरीका ये होता है, जो आपकी फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना 1/3, यानी 4 to 5, ये टोटल जो एक हिस्सा है ना, ये एक हिस्सा बेसिकली बनता है, 1 यूनिट बेसिकली ये बनता है। ठीक है, तो आपने ये जो एक हिस्सा है ना, यानी ये जो 1 यूनिट है, इसको आपने 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो इसका मतलब एक हिस्से को आपने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। जब 3 हिस्सों में तकसीम करना है, इसका मतलब आपको 2 लाइनें और लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो तभी आपका 3 हिस्सों में बनेगा ना। जैसे ये एक है तो मैं 2 लाइनें और लगाऊंगा, तभी मेरा ये एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा ये जो है 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। इक्वल तो ऑब्वियसली अब इतनी इधर एक्यूरेसी तो नहीं चाहिए होगी, तो आपने बस अंदाजे से 2 लाइनें लगानी है कि आपका ये वाला हिस्सा जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए। ठीक है, तो मैं इधर एक लाइन इधर लगा लेता हूँ, एक लाइन इधर लगा लेता हूँ। तो उसने बेसिकली ये कहा है, अब आपने इधर 2 लाइंस लगाई हैं। ठीक है, यानी 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए एक लाइन ये लगाई है, एक लाइन ये लगाई है। तो इसमें से यानी जो भी आपके पास न्यूमरेटर में होगा ना, उस लाइन को आपने थोड़ा सा और एक्सटेंड करके, यानी ऊपर 1 था ना, तो जो पहली लाइन थी, अब पॉजिटिव 1 है तो राइट साइड से हमने देखना है ना, तो पॉजिटिव की तरफ राइट साइड से हम बढ़ते हैं। तो राइट साइड की तरफ मूव करते हुए आपने, अगर ऊपर
1 है तो पहली लाइन आपने चूज करनी है, पॉजिटिव 1 है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके ऊपर एरो लगा के ना तो ये चीज़ ऊपर लिख देना है। तो इससे जो आपका एग्जामिनर है उसको पता लग जाएगा कि ये वाला बेसिकली वो पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो ये इस तरह बेसिकली आपने इनको सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन जो है, ये तो उससे भी अगला है, ये अब अगला है -2 इंटू, यानी -2 आपका होल है और 1/7 जो है वो आपकी फ्रैक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है ये, तो इसको -2 इंटू 1/7 उधर ही कर लेते हैं, -2 और फ्रैक्शन जो है आपकी वो है 1/7। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब होल आपको पता लग गया ना, -2 है। ठीक है, नंबर लाइन ये थोड़ी सी इधर नीचे चले गई, आपने तो ऑब्वियसली स्केल के साथ बनाओगे तो प्रॉपर तरीके से आपको पता लग गया ये -2 है, इसका मतलब -2 तो आपने लेना ही लेना है पॉइंट ना। तो एक मेरे पास हो गया -2 और ये नेगेटिव का नंबर है ना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइड के ऊपर जो आपने नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट जो है वो 1-2 ज़्यादा मार्क कर लेने, और बाकी जो है पॉजिटिव वो चाहे एक आधा ही मार्क करो। हम प्रॉपर तरीके से ही कर लेते हैं, -1 0 और इधर से मैं छोड़ देता हूँ इसको अप टू पॉजिटिव की तरफ सो ऑन और अप टू नेगेटिव की तरफ सो ऑन। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं -4। अब -2 होल नंबर है और फ्रैक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये यानी -2 से भी छोटा नंबर होगा। ठीक है, जब 1/7 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 और 3 के दरमियान में यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा हो गया। तो इसको करने का तरीका वही जो अभी हमने ऊपर किया कि ये एक यूनिट बनता है, इसको आपने 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, डिवीजन में 7 है तो इस यूनिट को आपने 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। 7 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपको 6 लाइनें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, 6 लाइन्स को जब आप लगाओगे तो ये इक्वली या कह लो ये 7 डिफरेंट यानी पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब एक्यूरेसी की इधर ज़रूरत नहीं है, हमें बस आपने अंदाजे से 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें लगा लेनी है। जब 6 लाइनें आप लगाओगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इनको अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो लाइन चूज कौन सी करनी है, 1। अब लेफ्ट साइड के ऊपर क्योंकि नेगेटिव है 7 आ गया, उस बार यानी ऊपर वाले पार्ट में हम राइट साइड की तरफ हमने मूव किया था, कौन सी लाइन चूज की थी, 1, यानी पहली लाइन ही हमने चूज करनी थी। अगर ऊपर 5 होता तो हम 5 तो इधर हमने लाइनें बनाई नहीं, लेकिन जिस तरह इधर अगर लेट से ऊपर 5 होता ना तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन ये बनती, इसको एक्सटेंड करता मैं। ठीक है, पर इधर है ऊपर 1 यानी न्यूमरेटर में है 1 और नेगेटिव का 1 है, नेगेटिव है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव साइड से आपने मूव करना है। जो पहली लाइन है उसको आपने एक्सटेंड करके, अब आप प्रॉपर इसको बेहतरीन तरीके से करना, तो एक्सटेंड करके आपने ऊपर एरो लगा के ऊपर लिख देना -2 होल इंटू 1/7 जो है आपका वो फ्रैक्शन में। तो ये आपका ग्राफ बनता है पार्ट 4 का, ये आपका ग्राफ बनता है पार्ट 3 का। अब अगला क्वेश्चन जो था वो, अच्छा अब फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास 5/8। इसको आपने पहले तो 5/8 को ना कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.625। ठीक है, सो 0.625, इससे आपको अंदाजा हो गया कि जो आपका ग्राफ है, या जो आपका ग्राफ नहीं सॉरी जो आपका पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर जो मार्क होगा वो 0 के बाद यानी 0 और 1 वाले इंटरवल के दरमियान कहीं मार्क होगा। तो इस तरह इस वाले को पहले आपने कैलकुलेटर से इसको इक्वल करके देख लेना किसके इक्वल आता है। ठीक है, तो 5/8 ये वैल्यू बनती है। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। ठीक है, तो दोबारा इधर हम नंबर लाइन को बना लेते हैं। ये आ गई हमारी नंबर लाइन और पॉइंट था हमारा 0.6, तो इसको मैं 0 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ। इसको हम एक आधे नेगेटिव के नंबर ले, इनकी ऑब्वियसली हमें ज़रूरत नहीं होती, बस नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए एंड पॉइंट्स को आपने थोड़ा सा एक्सटेंड करके वैसे ही छोड़ देना है ताकि पता लग जाए कि वो अप टू इन्फिनिटी तक दोनों साइड से वो जा रहे हैं, एक साइड से पॉजिटिव एक साइड से नेगेटिव। तो 0.625 था तो इधर कहीं बीच में बनेगा, पर हमने इसको ही देखना है। वो 0.625 से हमें ये अंदाजा हो गया कि 0 के बाद बनेगा। ठीक है, सो बस इसीलिए उसको मैंने इक्वल करके आपको कहा था कि उसको लाजमी लिख लेना। बाकी इसी से हमें
असल उसका, यानी इससे हमें ये पता लगेगा कि मार्क हमने कहाँ पर करना है। तो 8 है डिवीजन में, इसका मतलब 0 to 1 के दरमियान जितना ये इंटरवल है ना, इसको आपने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसका मतलब आपने 7 लाइनें लगानी है, 7 लाइन्स को आपने इधर मार्क करना है, उसके बाद आपका ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम पहले लाइनें लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, सो इसमें से कौन सी लाइन है जो हमने एक्सटेंड करनी। अब हमारा ये जो क्वेश्चन था ना, ये पॉजिटिव था, ठीक है, 5/8 जो है हमारा ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब 0 से अब राइट साइड पे हमने 5 लाइनें गिननी है, 1 2 3 4 5। अब ये जो फिफ्थ लाइन है ना, ये वाली लाइन बेसिकली बनती है। तो इसको आपने थोड़ा सा ऊपर की साइड एक्सटेंड करके इस तरह एरो बना देनी है, और इधर आपने लिख देना है 5/8। इसके अंदर कोई डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हमने बस वो इंटरवल को जितना डिवीजन के अंदर नंबर है उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, और एक कम लाइन लगेगी, और बाद में जो न्यूमरेटर में है वो लाइन, वो नंबर, यानी जितना भी नंबर है उतने टाइम्स काउंट करके हमने लाइन को थोड़ा सा ऊपर की साइड करके मार्क करके ऊपर अपना क्वेश्चन लिख देना है बेसिकली। सो अब लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 2 होल 3/4। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरह हम करेंगे, आसान तरीका है, इसमें कोई भी एडिशन या घबराने वाली बात नहीं है। तो 2 होल आगे क्या था, 3/4। 2 को मैं थोड़ा सा नीचे लिख लूँ, वो ऊपर वाली लाइन के अंदर ही घुस गया, 3/4, और 2 आपका होल के अंदर। टू इस बार फिर पॉजिटिव का है क्वेश्चन हमारा, ठीक है, 2 फिर पॉजिटिव का है, 2 होल है, इसका मतलब 2 आगे फ्रैक्शन है, तो 2 और 3 के दरमियान ये कहीं, 2 और 3 के इंटरवल के दरमियान ये कहीं बनेगा। मैं एक वैल्यू इधर नेगेटिव की लिख लेता हूँ, -1 0 1 2 और 3। ठीक है, 2 से आगे, यानी ये फ्रैक्शन वाला नंबर है ना, तो ये 2 से आगे कहीं बनेगा, और 2 और 3 के दरमियान में जो इंटरवल है वहाँ, और एंड पॉइंट्स मैंने वैसे ही छोड़ दिया जिस तरह आपको मैंने कहा। अच्छा, अब हमें पता है हमने इस इंटरवल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसके लिए हमें पता है हमें 3 लाइनें इधर बेसिकली लगानी पड़ेंगी। तो 1 2 3 4, ठीक है, डिवीजन में 4 था ना, तो 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना था। इक्वल बेसिकली इतनी एक्यूरेसी ऑब्वियसली इधर आप नहीं कर सकते, बस एक मोहतात अंदाजे के साथ आपने लाइनें लगानी है। स्केल के अंदर भी जाहिर है वो इस तरह नहीं लगा सकते ना, यानी पहले आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 3 किस तरह लगाए। तो आपने बस एक अंदाजा लगा के तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे एक कम लाइनें आपने लगानी। तो मैंने 3 लाइनें लगाई, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन सी लाइन चूज करनी है, ऊपर आपने देखना है न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है, वो लाइन आपने थोड़ी सी एक्सटेंड करके, यानी ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, तो तीसरी लाइन मैंने ये वाला हिस्सा वो एक्सटेंड करके ऊपर आपने अपना क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, जो कि आपको रिकॉर्ड था, तो ये वो वाला पॉइंट है जो कि आपको नंबर लाइन के ऊपर, इसको हम नंबर लाइन कहते हैं, रिक्वायर्ड था, वो मैंने ऊपर लिख दिया। और टोटल लेंथ ये पता कितनी बनती है, ये बेसिकली 0 से काउंट हो गई। अच्छा, ये मुझे आपको पहले में ही बताना है, चलो मैं इधर बता देता हूँ। 0 से इस पार्ट तक जो लेंथ है ना, यानी अगर मैं इसको, इस वाले पॉइंट को मैं ए कह लूँ, इसको मैं बी कह लूँ, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है ना, इक्वल टू वो होगी 2 आपकी 3/4। बेसिकली 0 से काउंट होगी ना, लेंथ हम काउंट कर रहे हैं, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, यानी कोई चीज़ है ही नहीं तो उसकी लेंथ कैसे काउंट करोगे, तो नेगेटिव में लेंथ आप काउंट नहीं कर सकते, ये बस इमेजिनेशन ही है, यानी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये होगी मेजरमेंट लाइन ए बी, 0 to बी जो पॉइंट है, टोटली लेंथ इतनी बनती है बेसिकली। ये सिर्फ ये नहीं कि 2 से आगे तक इतनी बनती, टोटल 0 से लेके, यानी 0 to 1 to 2 आपका 2 होल टोटल लेंथ, फिर 2 से फ्रैक्शन वाली। तो ये इस तरह बेसिकली हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ज़ाहिर है साफ सुथरे तरीके से अपने रजिस्टर के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, मैं तो वैसे अभी सॉल्व करूंगा, लेकिन इसको 2 पार्ट में मैं स्प्लिट कर दूंगा। अब अगले पार्ट के अंदर आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। पहले मेरा अंदाजा था कि शायद हो जाए एक के, लेकिन पार्ट जो हमारे पास 1 था क्वेश्चन 2 का और 3, इन दोनों ने काफ़ी टाइम ले लिया, सो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम।